नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप कक्षा 12 का चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओरस्टेड का प्रयोग होता क्या है, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। साथ में हम चुंबकीय क्षेत्र को यहां पर परिभाषित करेंगे, बायो सावर्ट का नियम यहां पर देखेंगे, उनके अनुप्रयोग यहां पर देखेंगे। साथ में इन सभी बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन आंसर भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो विद्युत चुंबकत्व का बेसिक है और यहां पर हम उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने कक्षा 12 में पहले दो चैप्टर हैं, उसमें हमने आवेशों को स्थिर मानते हुए अध्ययन किया था, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने आवेश को गति करवा दिया था और उस चैप्टर को हमने विद्युत धारा नाम दिया था। उससे रिलेटेड कुछ बिंदु वहां पर देखे थे, उपकरण हमने वहां पर देखे थे। जो चौथा चैप्टर है इसमें भी आवेश गतिमान होगा, लेकिन यहां पर हम गतिमान आवेश के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व क्या है। तो देखिए विद्युत चुंबकत्व नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है या कोई आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न हो जाने के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है विद्युत चुंबकत्व है। तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व देखिए इसमें हम गतिमान आवेश या गतिशील आवेश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करने वाले हैं? गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि गतिमान आवेश के कारण से या धारावाही चालक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका अध्ययन हम विद्युत चुंबकत्व में करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करने वाले हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम में ओरस्टेड के द्वारा बताया गया था, क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये पता लगाया। तो ओरस्टेड का प्रयोग है क्या? ओरस्टेड का प्रयोग, तो देखिए अपने प्रयोग में इन्होंने एक विद्युत परिपथ लिया, साथ में एक चुंबकीय सुई भी ली। तो देखिए विद्युत परिपथ क्या है? इसमें एक बैटरी, एक कुंजी, ये एक सिंपल सा विद्युत परिपथ लिया, साथ में एक चुंबकीय सुई भी। साथ में ये क्या है? एक चुंबकीय सुई। ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। ओके, और देखिए जब इसमें डॉट नहीं लगा रखा है तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। डॉट नहीं लगाएंगे, कुंजी यदि आपने नहीं लगा रखी है तो इसमें विद्युत का प्रवाह भी नहीं होने वाला है। जब विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा, ये जहां पर मौजूद है वहीं पड़ी रहेगी। ओके, जैसे ही इसमें डॉट लगाएंगे यहां से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इस चुंबकीय सुई में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन नजर आएगा, ये एक तरफ विक्षेपित हो जाएगी। ये जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि ये इधर घूम गई है। अब जैसे इधर घूमने के बाद की जो स्थिति है वो मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। ये ऐसे हो गई है, ये ऐसे घूम गई, ये जो नॉर्थ पोल है वो इधर ऐसे आ गया। ओके, अब क्या है, यदि आप विद्युत प्रवाह की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, विद्युत प्रवाह की डायरेक्शन यहां से आपने क्या कर दिया? बैटरी के सिरों को आपने चेंज कर दिया। बैटरी के सिरों को जैसे ही बदलेंगे तो धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस चुंबकीय सुई के अंदर जो विक्षेप है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले जो नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा था
अब वो कहाँ गया है, नीचे आ गया है, ये नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल ऊपर जाएगा, ये ऐसे पहले के अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित होगी। तो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो भी बदल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर धारा की वैल्यू, इसमें धारा नियंत्रक लगाकर धारा का मान चेंज करते हैं तो जो विक्षेपित कोण है या विक्षेप की जो मात्रा है वो भी चेंज होती है। धारा बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा विक्षेपित होगी, धारा को कम करेंगे तो कम विक्षेपित होगी। तो यहाँ से ये ओरस्टेड का प्रयोग था। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ये कोई चालक है, इससे विद्युत का प्रवाह होता है, तो उसके पास में पड़ी चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। धारा का प्रवाह बंद करने पर जो चुंबकीय सुई है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो यहां से ये पता लगा कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र ही इस चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए कि चालक से विद्युत का प्रवाह करने पर उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो क्षेत्र चुंबकीय सुई में विक्षेप क्रिएट करता है। उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर या किसी गतिमान आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो जो क्षेत्र है वो चुंबकीय सुई को या चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले क्रिश्चियन ओरस्टेड ने यह बताया था कि गतिमान आवेश या धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो ओरस्टेड के प्रयोग से ये क्लियर हो गया है कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र बात करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र। विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो ये आपके पास में एक धारावाही चालक है, इसमें से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। या आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई आवेश ले लीजिए कि कोई आवेश है Q और वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, विवेक से गति कर रहा है। ओके, एक्चुअल में किसी चालक में से धारा बह रही है, इसका मतलब भी वहां पर आवेश का प्रवाह हो रहा, आवेश गति कर रहा है। तो जब कोई आवेश गति करता है या धारावाही चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसी अन्य को, दूसरे चुंबक को, चुंबकीय सुई को, चालक को यदि हम लेकर आएंगे तो वह बल का अनुभव करेगा। उस पर क्या लगने वाला है? एक बल लगेगा। तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी गतिमान आवेश या धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चालक को या चुंबकीय सुई को या चुंबक को लाने पर वह बल का अनुभव करें, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो किसी गतिमान आवेश या चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चालक को, धारावाही चालक को या चुंबक को रखने पर वह बल का अनुभव करें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्यार्थियों, एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। यहां पर चीजें क्लियर करते जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। हालांकि इसके डायरेक्शन निकालने के अलग अलग हमारे पास में नियम है, सूत्र हैं, उनको हम आगे चलकर देखेंगे भी। फिर मैं बात करता हूं यहां पर इसके मात्रक की। वैसे तो इसका मात्रक हम आगे बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वहां पर भी हम इसके मात्रक विमा की चर्चा कर लेंगे।
लेकिन मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक विमा होती क्या है। तो देखिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला जो वैज्ञानिक हैं उनके निकोला टेस्ला के नाम पर इनका मात्रक रखा गया है। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है गाउस। क्या होता है? गाउस होता है। और एक जो टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला किसके इक्वल होगा? 10 की घात 4 गाउस के इक्वल होगा। ओके। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। इसका और क्या नाम है? इसका अन्य नाम है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण इसका नाम है। एक और नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसकी विमा की। तो देखिए इसकी विमा, वैसे तो आपके पास में कोई फॉर्मूला होता तो आप बेटर तरीके से इसकी विमा समझ पाते, आप भी निकाल पाते, बट हम पहले एक बार देख लेते हैं। इसकी विमा होती है m1 L0 T-2 A-1 इसकी विमा होगी। ओके। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की हमने डेफिनेशन, इसकी जो बेसिक जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम काफी महत्वपूर्ण है, इसके अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। इस नियम पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बायो-सावर्ट का नियम यहां पर हम देखेंगे है क्या। चलिए यहां पर हम देखेंगे बायो-सावर्ट का नियम। एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। बायो-सावर्ट का नियम क्या है? बायो-सावर्ट का नियम, देखिए बायो-सावर्ट का जो नियम है वो धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को बताता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस नियम के द्वारा क्या बताया जाता है कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बायो-सावर्ट के नियम द्वारा बताया जाता है। ठीक है। चलिए देखेंगे क्या बताता है ये नियम। देखिए यहां पर हम लेकर चलेंगे, एक तो हम धारा अवयव समझेंगे कि धारा अवयव है क्या। धारा अवयव करंट एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए करंट एलिमेंट आपके पास में एक धारावाही चालक है और उस चालक के छोटे से भाग में से बहने वाली धारा और उस अल्पांश की लंबाई के गुणनफल को हम धारा अवयव कहते हैं। क्योंकि बायो-सावर्ट का नियम समझने से पहले हमें धारा अवयव समझना होगा। ओके। तो धारा, जैसे आपके पास में ये कोई चालक है, ठीक है, इस चालक का हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका छोटा सा हिस्सा है dl। छोटा सा हिस्सा क्या है? dl। तो धारा अवयव होता क्या है? I इंटू dl। ये इसकी डेफिनेशन है कि धारावाही चालक में से बहने वाली धारा तथा अल्पांश की लंबाई के गुणनफल को हम धारा अवयव कहते हैं। आपके पास में धारावाही चालक है, उसका एक छोटा सा अल्पांश लीजिए, तो वो तो है dl, उसमें से बहने वाली धारा I, तो इन दोनों का जो गुणनफल है उसी को ही हम धारा अवयव कहते हैं, करंट एलिमेंट कहा जाता है। ये जो धारा अवयव है वो बायो-सावर्ट के नियम में यूज में आने वाला है, इसको हम यहाँ पर यूज में लेंगे। मैं अब बात करता हूँ बायो-सावर्ट का नियम है क्या। बायो-सावर्ट के नियम के लिए देखिए क्या है, हम यहाँ पर एक ले रहे हैं धारावाही चालक। ये हमारे पास में क्या है? एक धारावाही चालक। धारावाही चालक का मतलब है एक तार है जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ठीक है। इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए ध्यान देंगे आप, इस पर हमने एक लंबाई का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ये लंबाई का छोटा सा टुकड़ा है dl। इस अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा है।
इससे हम कुछ दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट P, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए एक छोटे से अल्पांश की वजह से, छोटा सा ये अल्पांश है, और इस छोटे से अल्पांश की वजह से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा सा ही होगा, उसको हम dB से लिख रहे हैं। देखिए इस अल्पांश और इस r के बीच का जो एंगल है वो हम लेकर चल रहे हैं थीटा। वो हम क्या लेकर चल रहे हैं, थीटा। अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P की जो अभिष्ट दूरी है उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो ये एक बार डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बायो-सावर्ट का नियम क्या है, बायो-सावर्ट का नियम ये कहता है कि धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ये समानुपाती होता है धारावाही अल्पांश से धारा अवयव से बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा, साथ में अल्पांश की लंबाई, साथ में धारावाही अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य का जो कोण है थीटा, उसकी ज्या के भी समानुपाती होता है। तो यहां से आ गया साइन थीटा, साथ में धारावाही अल्पांश की अभिष्ट बिंदु P से जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम इन चारों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया है, ठीक है, ये नियम है। अब यहां से आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर हमें पुट करना होगा, और वो कांस्टेंट क्या है, देखिए यहां से हम जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ये जो k है ये होता है μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई। यहां आपको समझना है कि ये μ0 अपॉन 4 पाई क्या है, k बराबर है μ0 अपॉन 4 पाई, एक समानुपाती स्थिरांक है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है वो देख लीजिए। इसका जो मान है वो है 10 की घात -7। अब देखिए मात्रक आप यहां से देखिए, टेस्ला इंटू मीटर, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां से एक मीटर से भी आप इसका जो मात्रक है ना वो वेबर की टर्म्स में भी आप लिखते हैं कि वेबर इंटू वेबर पर मीटर प्रति एम्पियर। तो उस वेबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस टर्म्स में भी इसको आपको लिखना बताएंगे। हालांकि इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक टेस्ला, ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, मीटर हो गया, इसका एम्पियर हो गया, तो इसका मात्रक टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं μ0, इसकी वैल्यू होती है, इसको इधर गुणा कर दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, इसको हम क्या कहेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे। ओके, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि ये जो निर्वात की चुंबकशीलता, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये पुट कर दिया। इसके मात्रक विमा की भी यदि यहाँ पर हम चर्चा करें तो इसका जो मात्रक है वो यहाँ पर पड़ा ही है। विमा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है जिसकी विमा होती है m1 L0 T-2 A-1। तो वहाँ से एक L1 और ऐड हो जाएगा, एक A ऐड और हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, μ0 की विमा, μ0 की विमा तो m1 L1 T-2 A-2। ओके, तो ये इसकी विमा हमें मिल जाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बायो-सावर्ट का नियम समझ में आ गया होगा। तो देखिए बायो-सावर्ट के नियम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप क्या है। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप यहां पर हम समझ लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस तरीके से हम लिख सकते हैं dB बराबर μ0I/4π dl साइन थीटा अपॉन r²। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि यहां पर जो सदिश है भाई n कैप ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं? n कैप। तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी एन कैप की, वो इस स्थिति में यदि ये dl बोर्ड के तल में है, r इधर है, तो इसकी डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होने वाली है। ठीक है, तो इसमें यदि आप इधर एरो का निशान लगाते हैं तो इधर आप सदिश के रूप में n कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? n कैप। और ये जो n कैप है वो dl और r दोनों से ही लंबवत है, दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dl वेक्टर इक्वल टू μ0I/4π इंटू में dl r साइन थीटा n कैप बट्टे में r³। और इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां आप देखेंगे इसको हम dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर पुट कर देंगे। ये दो सदिशों का सदिश गुणन है। दो सदिशों का सदिश गुणन भी एक सदिश राशि होती है। तो देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को आप लिखते हैं a b साइन थीटा n कैप। तो a b साइन थीटा n कैप, इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं। या आप यहां पर जब n कैप लगाते हैं तो एकांक सदिश है, उसकी जगह पर आप सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण लिखते हैं। तो ये सदिश r वेक्टर इसको पुट कर दो, बट्टे में सदिश का परिमाण यहां आ जाएगा। तो ये हमने सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण के रूप में, या इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए, ये है बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो गया और भाई हमने डायरेक्शन भी बता दी कि भाई इस तरीके से होती है, बट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बार बार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए हमारे पास में कुछ नियम है, उन नियमों को हम फॉलो करेंगे तो हमें आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम यहां पर हम देखेंगे। अपना जो टॉपिक है अब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। दिशा ज्ञात करने के नियम चलिए देखेंगे आप। देखिए कुछ नियम यहां पर हम देखेंगे कि मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम, पहला ही जो नियम है वो क्या है? मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम। मैक्सवेल का पेंच नियम क्या है? देखें, मैक्सवेल का पेंच नियम यह कहता है कि आप एक पेंच लीजिए और उस पेंच को धारा की दिशा में उसकी डायरेक्शन को रखनी है। उसको इस तरीके से घुमाइए कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। देखो मेरी बात को समझो, ये हमारे पास में कोई वायर है, इसमें धारा बह रही है इधर ऊपर की ओर। हमने एक पेंच ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? एक पेंच ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर पेंच होते हैं ऐसे। ठीक है, आपको इस पेंच को इस तरीके से घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो हम ऐसे घुमाएंगे इसको, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसके घुमाने की जो डायरेक्शन होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर ये इस तरीके से घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। यदि कोई वायर ऐसे है ऊपर की ओर तो हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। जब धारा ऊपर बह रही है तो ऐसे घुमाएंगे, पेंच ऊपर जाना चाहिए, उसके घूमने की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। यदि मान लो कि धारा नीचे की ओर जा रही है, नीचे जा रही है तो पेंच का मुंह तो ऊपर ही है,
लेकिन अब की बार इसको आपको इस तरीके से घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो इस तरीके से घुमाएंगे, नीचे की ओर ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। क्लियर हो गया? नियम क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि मैक्सवेल के पेंच नियमानुसार किसी पेंच को इस तरीके से घुमाइए कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो उसके घूमने की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जो हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करें वो ज्ञात करें धारावाही चालक के कारण से, कि हमारे पास में एक धारावाही चालक है और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैक्सवेल के पेंच नियम से ज्ञात कर सकते हैं। साथ में हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? और सबसे आसान नियम यही है और यही हम यूज में लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहता है कि आप धारावाही चालक से, आप दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें ये हमारे पास में इस तरीके से आप पकड़िए। ये हमारे पास में एक चालक है, इसमें धारा बह रही है। आप यहां पर तो वीडियो में देख रहे हैं, डायग्राम की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप एक चालक लेकर चल रहे हैं, इस चालक में धारा की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर है। धारा की डायरेक्शन किधर है? नीचे से ऊपर की ओर धारा बह रही है। तो आपको दाहिने हाथ से ही पकड़ना है, ये चीज भी क्लियर करनी है। मेरा दाहिना हाथ ये है, तो दाहिने हाथ से इस धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा किस दिशा में रहना चाहिए? धारा की डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो धारा की डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा? जो मुड़ी हुई अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। जो मुड़ी हुई अंगुलियां, आपने धारावाही चालक को दाहिने हाथ से पकड़ रखा है तो अंगुलियां इस तरीके से मुड़ेगी। तो इस तरीके से यदि धारा नीचे से ऊपर की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब जैसे मान लो धारा नीचे जा रही है तो आपको इस तरीके से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अब की बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। नियम सुन लीजिए कि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, समझ आ गया? ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि हमारे पास में जैसे कोई आवेश है वो बोर्ड के तल से बाहर आ रहा है। कैसा आवेश है? एक धनात्मक आवेश है और वो बोर्ड के तल के बाहर निकल रहा है क्षैतिज दिशा में। कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकल रहा है। आप उसके ठीक सामने खड़े हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब आपकी आंखों के सामने आवेश आ रहा है। अब आप यहां पर देख रहे हैं तो आप इधर बाहर आ रहा है, बिल्कुल ठीक सामने क्षैतिज दिशा में आवेश गति कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप इस जैसे आवेश की गति इधर है तो धारा की डायरेक्शन भी यही होगी। तो अंगूठे की दिशा में इसकी गति हो रही है, तो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां इस तरीके से होगी। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, वामावर्त डायरेक्शन में। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? वामावर्त डायरेक्शन में। ओके। और यदि यही आवेश बोर्ड के अंदर की ओर गति करता, हमारे से दूर गति कर रहा होता, हमारे से दूर, तो दूर गति कर रहा होता तो अंगूठा अब की बार किधर रखना है? अंदर की ओर। मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो इसमें इस तरीके से यह है करंट की डायरेक्शन। इस तरीके से अंदर की ओर अंगूठा है, मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर, यह है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको रिप्रेजेंट करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके। अब यदि मैं यहां पर इस धनावेश की जगह में क्या ले लूं? ऋणावेश ले लूं कि भाई कोई ऋणावेश है या कोई इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं
कि धारा की दिशा के लिए ये नियम है कि भाई धारा की दिशा में आपको अंगूठा रखना है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और हम क्या जानते हैं कि भाई धनावेश जिधर गति करता है धारा भी उधर ही प्रवाहित होती है, और ऋणावेश जिधर गति करता है धारा की दिशा उसके ठीक अपोजिट होती है। ऋणावेश की गति की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब यदि कोई ऋणावेश बाहर निकल रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो धारा किधर जाएगी, अंदर। धारा किधर जाएगी, अंदर। अरे ऋणावेश बाहर आ रहा है तो धारा की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर। अंदर की ओर होगी तो अंगूठा किधर रखना है, दाहिने हाथ का अंदर की ओर, अंगुलियां इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, बी की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। जिधर धारा बह रही है उधर अंगूठा रखना है। जिस डायरेक्शन में ऋणावेश प्रवाहित होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होता है, और विद्युत का प्रवाह जिधर होता है उधर दाहिने हाथ का अंगूठा रखना है। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यदि मान लो कि हम धारावाही चालक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं और धारा किसी वृत्ताकार कुंडली में बह रही है। धारा किधर बह रही है, एक चालक में बह रही है जो कि वृत्ताकार है, वर्तीय धाराओं के लिए। वर्तीय धाराओं के लिए आप देखेंगे कि ये हमारे पास में एक वृत्ताकार चालक है। ठीक है, इसमें अभी हम धारा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, इसमें एक डायग्राम से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वाला जो वायर है वो है नीचे और ये वाला वायर है वो है ऊपर। ओके, तो अब इसमें से धारा यदि मैं इस तरीके से प्रवाहित करवाऊं, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे मतलब इस तरीके से है, मैं इसको बोर्ड पर ऐसे दिखा दूं, ऐसे इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको क्या करना है, नियम समझो। वर्तीय धाराओं के लिए नियम क्या है, अब की बार आपको अंगुलियां धारा की दिशा में रखनी है, क्योंकि वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियां किधर रखनी है, धारा की दिशा में। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ठीक अपोजिट है। वहां पर अंगूठा हम धारा की दिशा में रख रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों की डायरेक्शन में था। अब की बार हम अंगुलियों को धारा की दिशा में रख रहे हैं और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो यहां से ये ऐसे है, ये ऐसे वायर है, ऐसे बह रही है इसमें धारा, तो अंगुलियां मेरी इधर, अंगूठा इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसे होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस तरीके से होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ये इस तरीके से ये इधर ऐसे लूप के रूप में मौजूद रहेगी। ओके, यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बात करें तो जो धारा है इसकी डायरेक्शन हमने ये दिखाई है। तो यहां पर बीच में मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंगुलियां मेरी इधर, अंगुलियां इस तरफ, तो अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर। ये जो आप साइन देख रहे हैं, डॉट का साइन, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर को रिप्रेजेंट करता है, एक डॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि क्रॉस का साइन है तो वो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कुंडली से बाहर की ओर, मेरी अंगुलियां इधर, अब भी आपको दाहिना हाथ ही यूज में लेना है, धारा की दिशा में आपको अंगुलियां रखनी है, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर बाहर की ओर होगा। यदि यहां पर ऐसा होता, करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो होता, करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो होता,
इस डायरेक्शन में फ्लो होता तो मेरी अंगुलियां करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा किधर है, अंदर की ओर, अंगूठा किधर है, अंदर की ओर। और जब चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है तो देखिए उसको हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस। ये बाहर की ओर को बता रहा है, ये अंदर की ओर को बता रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो डॉट और क्रॉस किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स हम सीधे लंबे धारावाही चालक तार के लिए भी समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या है एग्जांपल समझें कि हमारे पास में एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, ये धारा बह रही है इसमें से। मैं इस बिंदु पर और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहा हूं, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करना चाह रहा हूं। भाई बिंदु P पर और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप इस धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, धारा की दिशा में। तो देखो यहां पर अंगुलियां किधर है, अंदर की ओर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा अंदर की ओर, तो क्रॉस वाला साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, क्रॉस वाला साइन आएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहां पर अंगूठा ऊपर की ओर, ये बाहर की ओर। यहां पर बाहर की ओर के लिए डॉट का निशान आएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं। यदि इस तरीके से कोई पार्ट है, यहां से धारा बह रही है, यहां से बह रही है, यहां से बह रही है, और अपन को इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस और डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देन कैसे करेंगे, तो आप देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पर आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी कि यदि कोई धारावाही चालक तार है और उसकी अक्ष पर ही कोई बिंदु मौजूद है तो उस धारावाही चालक के कारण से उसकी अक्ष पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कितना होगा, तो इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य, इसकी वजह से यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य। तो आपको केवल इस धारा की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो देखिए आप धारा इधर किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, अंगूठा उसी डायरेक्शन, अंगुलियां किधर, नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर। तो अंदर की ओर के लिए यहां पर क्या आएगा, क्रॉस। यदि यहां पर निकालते तो अंगुलियां ऐसे, अंगुलियां बाहर की ओर, डॉट का साइन आता। किसका साइन आता, डॉट का साइन आता। चलिए मैं कुछ एग्जांपल और ले लूं। यहां पर ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है और इसमें धारा ऐसे बह रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस और डॉट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसका एक पार्ट लेंगे। देखिए यहां से धारा इधर बह रही है, इधर बह रही है, तो इस वाले पार्ट पर देखिए ये अंगूठा मेरा इधर, यहां पर जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी होती है उस बिंदु तक ले जाइए अपनी अंगुलियों को। भाई कई बार हम इसको ऐसे कर लें, भाई अंगूठा तो हो गया पर अंगुलियां इधर पड़ी है, इधर पड़ी रहने से तो ये तो बाहर की ओर है कि भाई ये बाहर की ओर इधर है, तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। लेकिन आपको अंगूठा तो उधर ही रखना है, अंगुलियां इस पॉइंट की ओर ले जानी है। तो इस पॉइंट की तरफ ले गए तो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर तो क्रॉस का साइन, इसकी वजह से अंदर की ओर। अब इसकी वजह से भी देखो अंदर की ओर, इसकी वजह से भी अंदर की ओर। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल या बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यदि आपके पास में ये कोई इस तरीके से धारावाही चालक है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ये वायर ऊपर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर, तो यहां पर डॉट के साइन से हम चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस और डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर बात करूंगा बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोगों में हम
एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और दूसरा वृत्ताकार कुंडली के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। दोनों को एक एक करके देख लेते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी यहां पर देख लेते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पतले सीधे धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक धारावाही चालक है जो लंबा है, पतला है, सीधा है और बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। लेकिन मैं यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास में एक चालक है ए बी, ठीक है। इसके किसी बिंदु O से स्मॉल डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है, μ0 I अपॉन 4 पाई, देखो 4 पाई डी, डी ये वाली डिस्टेंस, आई इसमें से बहने वाली करंट, और यहां से जो एंगल है, ये एंगल है φ1, ये एंगल है, ये φ1 कह दो, ये φ2 कह दो क्योंकि इधर से करंट आ रही है, तो ये φ1, ये φ2, तो यहां पर और आ जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ओके। तो μ0 I अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला है कि हमारे पास में एक परिमित लंबाई का तार है, ये बहुत बड़ा नहीं है, परिमित इसकी लंबाई है और उस तार से स्मॉल डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड और उस बिंदु से इनके जो सिरे हैं उनके जो एंगल हैं वो φ1 और φ2 हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ठीक है। यदि यही तार अनंत लंबा होता, यदि यही तार क्या होता, अनंत लंबाई का होता, ये तो क्या है, इसकी जो लंबाई है वो परिमित लंबाई है, फिक्स्ड है, फाइनाइट। और यदि ये अनंत लंबाई का तार होता, अनंत लंबाई के तार के कारण, के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें, ये हमारे पास में तार है, अनंत लंबा है, तो मैंने दोनों तरफ डॉट डॉट करके दिखाया है। ये जो वायर है इसमें से आई धारा बह रही है और ये पॉइंट P है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इधर भी अंदर की ओर ही होगा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला फॉर्मूला है। अब यहां पर इस स्थिति में ये जो एंगल होते हैं, दोनों ही एंगल, ये अनंत पर है, तो अनंत पर तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा क्योंकि अनंत दूरी पर ये चलते जाएंगे। तो ये जो φ1 की वैल्यू है या जो φ2 की वैल्यू है ये 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और साइन φ1 तो B बराबर μ0 I अपॉन में 4 पाई डी, साइन 90 1, साइन 90 फिर से ये भी 1 प्लस 1 2, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी μ0 I बट्टे में 2 पाई डी, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये अनंत लंबाई के तार की वजह से है कि अनंत लंबाई का तार है, इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, उससे D दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है μ0 I अपॉन में 2 पाई डी होती है। यदि यहां पर वाली जो डिस्टेंस है D की बजाय R लेंगे तो यहां पर 2 पाई R आ जाएगा, ओके। अब यदि यहां पर अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के लंबवत, देखो कंडीशन देखना, तार की लंबाई क्या है, अनंत लंबाई है, लंबाई के तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कंडीशन को समझ लें।
ये हमारे पास में अनंत लंबा है और उसके यहां से एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो φ1 है, φ1 और φ2 है, इनकी वैल्यू देखो आप। देखो φ1 है वो तो 0 है, φ1 है वो तो क्या है 0, और φ2 है वो है अनंत, φ2 है वो है π/2, क्योंकि ऐसे जाएगा ना अनंत, तो ये अनंत पर तो ऐसे हो जाएगा। φ2 की वैल्यू π/2 और φ1 की वैल्यू 0, तो यहां से साइन 0 का मान तो कितना हो जाएगा 0, 90 का मान क्या हो जाएगा 1। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी μ0I बट्टे में 4πd, क्योंकि इसका मान 0 1 रह जाएगा, ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक लंबे सीधे तार से 12 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखो यहां पर यदि आप देखेंगे तो हमें यह नहीं बता रखा कि भाई तार की लंबाई क्या है, तार की लंबाई आपको नहीं दे रखी, तो आपको अनंत लंबा तार मानकर चलना है। तो हम यहां पर ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई तार है वो अनंत लंबाई का है, और अनंत लंबाई के तार के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0I/2πd होती है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π इंटू में 2I/d, मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू हमें पता है 10 की घात -7, 2 I का मान 12, d का मान कितना है 48 सेमी, तो 48 गुणा 10 की घात -2, तो ये इसमें 4 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 0.5 गुणा 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो -5 टेस्ला आ जाएगा। ओके, यही आना चाहिए। अब हम कुछ कंडीशंस और ले लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए देखेंगे कि ये हमारे पास में आपको यदि ये फॉर्मूले समझ आ गए हैं तो वो कंडीशंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास में एक वर्गाकार लूप है और इसमें से धारा बह रही है, इधर I, इधर भी I सेम ही धारा बहेगी, लूप है तो इनके विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यदि इसकी भुजा A है। इसकी भुजा की लंबाई क्या है A। चलिए देखिए समझिए, देखिए इसमें डायरेक्शन तो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की ओर होगा। किधर होगा, ऐसे आप अंगूठे को ले जाएंगे तो अंगुलियां किधर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे आपकी जो मर्जी है उसी से निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड तो किधर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। अब हम एक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उतना ही दूसरी की वजह से, तो किसी एक तार के कारण से निकालें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रह जाएगी a/2, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या रह जाएगी a/2। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो किसी एक की वजह से, देखो किसी एक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2। यहां पर आप देखेंगे कि μ0I/4π a/2, d की वैल्यू क्या है a/2, φ1 की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कितना आ जाएगा बताइए, μ0I में यहां से ये हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है बताइए, 2 कट गया, 2πa रह गया। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणा, तो 2/√2, 2 से 2 कैंसिल,
ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी √2 पाई a। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे सॉल्व करने होंगे जिनमें एक एक पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। देखिए, ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इसमें जो धारा है वो ऐसे बह रही है। मैंने एक कंडीशन ले ली कि ए बी, ये लेंथ है ए, ये भी ए, और ये पॉइंट पी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये क्या करना चाह रहे हैं हम कि इसमें से धारा तो बह रही है आई। धारा तो कितनी बह रही है? आई धारा बह रही है। भुजा है ए और यहां पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको यह कहा है कि तार की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो पॉइंट P है वो इस तार की अक्ष पर ही मौजूद है। तो जो तार PA है, PA, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0। तार जो PB है, इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0। अब हमें तार AB की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बस। तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहां से यहां तक कि डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए और ये एंगल आपको पता होने चाहिए। तो देखो, ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो भी कितना है? 30 डिग्री। अब अपन को इसको नाम देता हूं मैं D। P से लेकर D तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। A से D तक की डिस्टेंस a/2 रह जाएगी। ये आपको A पता है, तो PD कितनी आएगी? P से लेकर D तक की डिस्टेंस a² - a² का रूट, तो अंडर में 3/2a आ जाएगा। PD की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2a। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता AB की वजह से μ0I अपॉन 4 पाई लगा रहा हूं मैं, 4 पाई D, यह आपके पास में sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो μ0I, अब देखो 2 पाई D यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है जो कि PD के बराबर है √3a/2 के बराबर है। sin φ1 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। φ2 की वैल्यू भी 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो देखिए यहां से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में μ0I 2√3 पाई a और 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा μ0I अपॉन, चलिए लिख देता हूं μ0I बट्टे में 2√3 पाई a, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज आपको क्लियर कर लेनी है कि जो तार है, सीधा लंबा तार है, उसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। कितनी होती है? 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सबको मैं एक बार यहां से मिटा देता हूं। वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हम बायो सावर्ट के नियम से फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक बार देखेंगे होती कितनी है। क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहां पर एक कुंडली लेकर चल रहा हूं। यहां पर हम लेकर चलेंगे
इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इससे दूर की ओर इसके अक्ष से, देखो ये कुंडली है ऐसे मेरे हाथ के तल में है, ऐसे इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित कर दो, ऐसे कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो। अब इसमें से क्या होता है, मैंने आपको एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको बताई थी कि भाई इसमें यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो दूर की ओर होगी, और यदि आप इधर यहां पर देखेंगे तो इधर पास की ओर होगी। ठीक है, एक सिरे एक फलक पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो प्रवेश करती है तो दूसरे फलक के ऊपर ये बाहर निकलेगी। एक फलक में प्रवेश करेगी तो डेफिनेटली दूसरे फलक पर बाहर निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर की ओर होगी, चुंबकीय क्षेत्र दूर की ओर होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R लेकर चल रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हम अक्स लेकर चल रहे हैं। तो पॉइंट P पर इसमें से बहने वाली धारा I है, इसमें फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या, यदि एक तार की बजाय n तार एक साथ लिपटे हुए, कितने तार लिपटे, कैपिटल N तार लिपटे हुए हैं, तब इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है μ0 n I R स्क्वेयर बट्टे में 2 अक्स स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर की घात 3/2, और ये आपको कंठस्थ रखना है। इसकी वैल्यू वैसे बायो सावर्ट के नियम से ही ज्ञात करते हैं, आपको ये एज ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं इसमें कंडीशन, हम यहाँ पर दो कंडीशन देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो यदि इसके केंद्र पर होता, इसका मतलब हो गया कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पहली जो स्थिति है वो क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर आते ही अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो केंद्र पर अक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो अक्स की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दो, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, केंद्र पर, μ0 n I R स्क्वेयर बट्टे में 2 और R स्क्वेयर की घात 3/2 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 3/2। ये तो 0 हो गया, R स्क्वेयर की घात 3/2 रह जाएगी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। R की घात इधर 3 रह गई, R की घात कितनी रह गई, 3। 3 में से 2 घात कट गई, 2 घात कट गई तो एक R रह गया। तो किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 n I बट्टे में 2R होती है। ये जो फॉर्मूले हैं वो लगभग एक जैसे ही आएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, इनको बार बार यूज में लेना है ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए, क्लियर हो जाए। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर अनंत पर यदि ये पॉइंट P कहां हो, अनंत, इसका मतलब अक्ष बराबर आपको कितना पुट करना है, अनंत पुट कर देना है। अक्ष बराबर कितना पुट कर देना है, अनंत पुट कर देना है। तो अनंत पर या आप ऐसे लेकर चलें कि बहुत अधिक दूरी पर, क्योंकि अनंत पर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए, मैं अनंत पर तो 0 हो जाएगी, अनंत पर कितनी हो जाएगी, क्योंकि अनंत का यदि किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो b का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अरे अनंत का किसी संख्या में भाग लगाते तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो b भी 0 आ गया। अब यदि हम एक कंडीशन लें कि अक्ष का मान काफी बड़ा है, ये एक हमारे पास में स्थिति है, अक्ष की वैल्यू काफी ज्यादा है r की तुलना में, देन अक्ष स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर को नगण्य मानकर यहां पर छोड़ देंगे। ये एक और स्थिति है, थर्ड वाली स्थिति है। तो b बराबर μ0 n I R स्क्वेयर बट्टे में 2 अक्ष की घात 3/2, क्योंकि इसको तो हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया, 2 से 2 कट गया,
x की घात 3 आ जाएगा। x की घात क्या आ जाएगा? 3। ओके, x की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेकर चलेंगे, उनसे हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखो ये जो केंद्र वाला जो फॉर्मूला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं कि हमारे पास में ऐसा सर्किट है, ये अर्धवर्ताकार भाग है। कैसा भाग है? अर्धवर्ताकार भाग है। ये I यहां से बह रही है, I यहां से बह रही है, I यहां से बह रही है। इसकी जो रेडियस है वो R है। त्रिज्या कितनी है? R। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वायर है इसकी अक्ष पर ही मौजूद है ये पॉइंट, इस वायर की अक्ष पर ही मौजूद है पॉइंट। तो इस भाग की वजह से, इस भाग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो जीरो होगा। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ये स्मॉल a, b, c, d और ये e। तो AB की वजह से चुंबकीय क्षेत्र जीरो और DE की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो। हमें चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से ज्ञात करना है? B, C, D की वजह से ज्ञात करना है। तो देखो पूरा यदि वर्ताकार भाग होता, पूरा वर्ताकार भाग होता तो चुंबकीय क्षेत्र μ0 n I अपॉन में 2r होता, लेकिन आधा भाग है तो इसको भी आप आधा कर दीजिए। तो ये आ गया। यदि फेरे एक ही है तो μ0 I बट्टे में 4r आ जाएगा। इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा और बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास में एक ऐसे वर्ताकार भाग है, उसका केंद्र ये है, यहां से यहां तक। ये तार तो इतना ही है, तार तो ये वाला हिस्सा तार है, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका तार है। इसमें से धारा बह रही I, ये एंगल है थीटा। यहां से लेकर यहां तक धारा बह रही है, ये एंगल थीटा है, ये R है, ये क्या है? कैपिटल R लेकर चलें, स्मॉल r की बजाय आप क्या लेकर चलें? कैपिटल R। तो इस भाग AB या चाप AB के कारण से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक बार ये देख लेते हैं। देखिए पूरे केंद्र के कारण से, पूरे केंद्र पर तो ये होता है μ0 n I अपॉन में 2r। ठीक है, और इसका कौन सा हिस्सा? चाप AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? देखिए B चाप के कारण से। ओके, तो यहां पर μ0 n I अपॉन 2r। अब यहां पर आप ध्यान दें, थीटा कोण पर, थीटा बट्टे में 2 पाई r। देखो पूरा जो चाप है उसकी लंबाई है 2 पाई r। देखो यहां पर 2 पाई आएगा, क्या आएगा? 2 पाई। ठीक है, पूरा जो एंगल है वो तो है 2 पाई और थीटा, यदि इस थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में पुट करनी है, पूरी की वजह से तो थीटा का मान 2 पाई, आधे की वजह से पाई, और यदि चौथा हिस्सा देख रहे हैं तो पाई बाई 2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। ये वाली, ये ऐसे है वर्ताकार भाग जिसकी रेडियस है a। ये वाला जो वर्ताकार भाग आप देख रहे हैं इसकी रेडियस है b।
इसकी रेडियस क्या है b, इसमें से धारा I बह रही है। कितनी धारा बह रही है I। ओके, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखो इनको हम नाम दे देते हैं P Q R S T U, ये मैंने नाम दे दिए इनको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो मेरी बात को आप समझना, तो पी क्यू की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा 0, क्योंकि ये जो O है वो इस पी क्यू की अक्ष पर मौजूद है। टी एस की वजह से भी कितना होगा 0, क्योंकि ये टी एस की अक्ष पर ही O मौजूद है। तो अपन को क्या निकालना है, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, दोनों भागों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैं निकाल रहा हूं क्यू आर एस की वजह से, होती क्या है म्यू 0 I बट्टे में 2R इंटू में थीटा बट्टे में 2 पाई। तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री है, यहां पर थीटा है वो क्या है 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री में क्या हो जाता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाता है। तो पाई बाई 2 यहां पर हम पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ गया म्यू 0 I बट्टे में 2R इंटू में 1/4। या आप ये भी कह सकते हैं, देखो इस कैपिटल R की जो वैल्यू है वो यहां पर B है, कितनी है B। आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा ऐसे वर्त बनता ना, ऐसे ये वर्ताकार भाग है और उस वर्ताकार भाग का ये चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, ये यहां से लेकर यहां तक इसका चौथा हिस्सा है। तो 1/4 से इसको डिवाइड कर दो। वैसे तो यहां पर तो आपको चौथा हिस्सा दिख रहा है, बट यहां पर जैसे मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ ऐसे होता तो आपको यही फॉर्मूला आपको यूज में लेना होता। अब यहां पर एक चीज और देखें, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की ओर, इसकी वजह से किधर है अंदर की ओर, इसकी वजह से भी किधर होगा अंदर की ओर। तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। चलिए देखिए B, और ये वाला B किसकी वजह से याद करना है TU P की वजह से याद करना है। तो म्यू 0 I बट्टे में 2R, अब की बार इसका 3/4 हिस्सा है, तो म्यू 0 I बट्टे में 2A इंटू 3/4। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो म्यू 0 I बट्टे में यहां से 8 कॉमन आ जाएगा। तो यहां तो रह गया 3/A और यहां पर रह गया 1/B, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। इनको एक बार मैं यहां से हटाता हूं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम और लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देख लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि अनंत लंबाई के दोनों धारावाही तारों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एक डायग्राम हमें दे रखा है जिसमें 2 तार दे रखे हैं, उनमें से एक में 5 एम्पियर, दूसरे में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है और इस वाले वायर से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, इस तार की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर, तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ जाएगा एक ही दिशा में होने की वजह से। अब म्यू 0 I1, इसमें से बहने वाली धारा है 5 एम्पियर, I1 अपॉन जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 पाई R1 प्लस म्यू 0 I2 बट्टे में 2 पाई R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू 0 I1 की वैल्यू है 5, 2 पाई और R1 की वैल्यू यहां से 5 मीटर और 2.5 मीटर ये हो गया, तो 7.5 मीटर हो गया। प्लस में I2 की वैल्यू है 2.5, R2 की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 2 पाई 2.5, तो 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गए, ये 2 बार में और ये 3 बार में।
तो B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू 0 बट्टे में 2 पाई 2/3 प्लस 1, तो ये आ गया 5/3, 5/6 म्यू 0 अपॉन में पाई, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास में ऐसे दो कुंडलियां हैं, दोनों का जो तल है वो एक दूसरे के लंबवत है, केंद्र सेम है, केंद्र एक ही केंद्र पर रखी हुई है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनके तल हैं और सेम धारा का फ्लो हो रहा है, दोनों की जो रेडियस है वो भी सेम है, तो इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा और कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम नाम देते हैं, यह है कॉइल एक, यह है कॉइल फर्स्ट और यह है कॉइल सेकंड। तो कॉइल फर्स्ट के कारण से ये इस तरीके से है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है, तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, यह है B1। अब इसमें ऐसे हो रहा है तो अंगूठे की डायरेक्शन में इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2 इस डायरेक्शन में होगा, ये B1 ये B2 और दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट रह जाएगा। ठीक है, अब देखें B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या होगी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा ना, ये केंद्र पर ही है इस डायरेक्शन में, ये भी केंद्र पर ही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, म्यू 0 Ni अपॉन 2R, तो 2A, ये रह गया, केवल और केवल इतना ही रह गया है विद्यार्थियों, म्यू 0 n भी लगाना चाहो तो n भी लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, हमें यहां पर दे नहीं रखा है कि इसमें फेरों की संख्या कितनी है। ठीक है, सिमिलर मान आएगा B2 का, तो B1 और B2 दोनों सेम, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, अंडरूट में 2B1, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा वो अंडरूट 2 गुणा म्यू 0 Ni बट्टे में 2A, और यहां से इसको आप म्यू 0 Ni बट्टे में अंडरूट 2A लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि रेडियस यहां पर A है। अब यदि इसकी डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यहां से थीटा एंगल पर, तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको मिटा तो हमने गलत ही दिया है, tan थीटा बराबर लंब B2 बट्टे में आधार, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स B2 अपॉन में B1, B2 और B1 दोनों सेम है, तो tan इनवर्स 1 और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से 45 डिग्री के एंगल पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि एक अनंत लंबाई के तार को जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, चित्र के अनुसार मोड़ा गया है, यदि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, तो एंगल ज्ञात करना है। ये एंगल जो थीटा है ना, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, इसको नाम देता हूं मैं A, B, C, D और E। यहां से करंट आ रही है, यहां से आने के बाद में इस वर्तीय चाप पर जाएगी, फिर यहां पर सीधी जाएगी, तो इस भाग AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ऐसे पकड़ेंगे अंगुलियां बाहर, इस DE की वजह से अंगुलियां बाहर, तो इन दोनों की वजह से बाहर की ओर। यहां पर जो करंट जा रहा है वो इधर ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा अंदर, इस BCD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इन दोनों की वजह से बाहर। तो देखो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो AB की वजह से प्लस BCD की वजह से प्लस DE की वजह से, ये टोटल 0 है। अब AB की वजह से कितना होगा, देखो ये AB हो गया, इसको आप अनंत लंबा मानिए, अनंत लंबे तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है,
म्यू 0 आई बट्टे में 4 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अपन को क्या दे रखी है, आर दे रखी है, तो 4 पाई आर। फिर बी सी डी की वजह से म्यू 0 आई बट्टे में 2 आर, और एंगल कितना है, यहां पर जो एंगल है वो कितना रह जाएगा, ये एंगल रह गया 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, अपॉन 2 पाई। फिर क्योंकि ये बाहर की ओर अंदर की ओर है इसलिए हमने माइनस में ले लिया, डी की वजह से म्यू 0 आई अपॉन में 4 आर, और इन सब का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। म्यू 0 आई अपॉन ये यहां पर पाई भी आएगा, 4 पाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो यहां से म्यू 0 आई बट्टे में 4 पाई आर, तो यहां पर तो ये रह गया 1, ये भी रह गया 1, माइनस में ये देखिए 4 पाई आर, नीचे वाला कैंसिल हो गया, म्यू 0 भी आ गया, 2 पाई माइनस थीटा, ये रहेगा माइनस का बराबर 0, तो 2 पाई माइनस थीटा बराबर 2, और थीटा बराबर 2 पाई माइनस 2, ये आ गया हमारे पास में, थीटा की वैल्यू ये वाली हमें प्राप्त होने वाली है। आप और देख लीजिए इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने ओरस्टेड का प्रयोग देखा, बायो सावर्ट का नियम देखा, उनके अनुप्रयोग यहाँ पर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम एम्पियर के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, एम्पियर के नियम के बारे में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।